आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार कर्मचारी प्रीवियस ईयर जो 23/2/2015 को कराया गया परीक्षा है, उसी का सारा क्वेश्चन पेपर का इस वीडियो में सिर्फ जीके का हल किया जाएगा। बाकी अगले वीडियो में किसी वीडियो में मैथ और रीजनिंग कराया जाएगा। इससे पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल के साथ शुरू करेंगे कि जब कोई व्यक्ति तय कर ले कि उसे हासिल करना है तो कोई उसे हरा नहीं सकता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ था। वो एक क्या थे? तो ये एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे और इनको नोबेल पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिला था और ये कोलंबिया के रहने वाले थे। अब पूछेगा, अभी आपको पूछेगा तो हाल फिलहाल के पूछेगा कि 2022 के नोबेल साहित्यकार पुरस्कार कौन विजेता है? तो एनी एनोर्क्स को मिला हुआ है। ये साहित्य इनको साहस नैदानिक तीव्रता के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और ये नोबेल के व्यक्ति जो हैं इनका नाम एनी एनोर्कस का नाम है और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनको 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो 2014 में जो विंबलडन का खिताब था वो पेट्रा क्विटोवा ने जीता था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें भी आपको ऑप्शन ठीक नहीं किए तो ऑप्शन ठीक कर देते हैं कि ये नोबेल एक पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर पहला का बी हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन का डी हो जाएगा, पेट्रा क्विटोवा। ये 2014 में इनको महिला एकल का खिताब जीता था। ये चेक गणराज्य के निवासी थे। ये विश्व में पहला बार हुआ है कि जो कोविड-19 यानी 2019 में जो आया था उस 2020 का इसी वजह से स्थगित हो गया था। अब पूछेगा तो आपको 2023 के पूछेगा कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये मार्केटा ने जीता हुआ है और मार्केटा, इनका नाम है मार्केटा बोंद्रेसोवा और ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। लेकिन पूछेगा 2023 में पुरुष विंबलडन एकल का विजेता कौन है? तो ये आपको कार्लेन अल्कराज हैं जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? इसमें नहीं है कह दिया है तो सही नहीं है। मिस्र की राजधानी तो काहिरा है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, ये भी सही है। केनिया के नैरोबी, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नहीं है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। तो इसलिए आपका पूछा गया है कि इसमें कौन सही नहीं है, तो आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। चौथा क्वेश्चन कर रहा है द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो गाइड उपन्यास के लेखक हैं आर.के. नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आर.के. नारायण के बहुत सारा पुस्तक हैं, द डार्क रूम, मालगुडी डेज, माई डेज, ये सब लेखक हैं आर.के. नारायण। तो चौथा का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो भारत में सर्वाधिक होती है धान की खेती और विश्व में कहेगा तो गेहूं की। और पूछेगा भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कटक में, जो कटक उड़ीसा में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो मनीला में स्थित है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? तो देखिए इराक की राजधानी है बगदाद और इसका मुद्रा है दिनार। तो हमें पूछा गया है कि ईरान की दिनार किसका मुद्रा है? तो ये आपका हो जाएगा 7 का सी, यानी इराक का दिनार है। ईरान का पूछेगा तो ईरान का रियाल होता है, इंडोनेशिया का रुपया है और चीन का युआन है। और तीनों का राजधानी चीन का बीजिंग होता है, ईरान के तेहरान, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता होता है। अगला कह रहा है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो अभी बताए हैं आपको कि मालगुडी डेज के लेखक हैं आर.के. नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले ये महारत्न नहीं थी, लेकिन अब इसको भी दर्जा मिल गया था, उस वक्त नहीं थी। पूछेगा कि महारत्न कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो महारत्न के मिनी रत्न में ये 2002 में और नवरत्न में पूछेगा तो 1997 में हुई थी। अभी पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी है? तो महारत्न की संख्या 11 गो है और बाकी मिनी रत्न के पूछेगा तो ये 73 गो है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन
निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन ये सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत के नहीं पूरा विश्व का। इसका गंगा नदी के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ये सुंदरबन के पास स्थित है। और सुंदरबन ये मोर के मैग्रो नाम से प्रजाति है, उसी के सुंदरता के देखकर ये रखा गया है। याद रखिएगा ये विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था ये मध्य प्रदेश के सरकार ने किया था। कालिदास भारत के संस्कृत के सबसे बड़ा कवि थे। कालिदास गुप्त वंश के शासक थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनमें से एक ये थे कालिदास। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत, इसको ठीक कर दे रहे हैं कि आपका कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी भी दिया जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये गोवा में आयोजित होता है। कभी कभी दूसरी जगह, न तो हर साल गोवा में ही इसका आयोजित होता है। तो इसका कर रहा है कि उस वक्त के बता रहा है कि ये 2014 का, लेकिन आपसे अब पूछेगा तो 2014 का नहीं पूछेगा, ये 2022 और 23 का। तो 22 वाला हो गया है। तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का गोवा में हुआ है। तो बेस्ट फिल्म पूछेगा कि कौन था? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम था। और बेस्ट एक्टर का नाम था तो वाहिद मोबसेरी था। और बेस्ट एक्ट्रेस थी तो डेनियाला मारिन थी। और ये दोनों जो वाहिद मोबसेरी है बेस्ट एक्टर का, ये नो इंड से लिया गया पिक्चर से। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है डेनियाला मारिन, ये आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम से ही मिली हुई इनका अवार्ड है। करा है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र का रचनाकार विष्णु शर्मा है। करा 12वां ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 12वां ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम के तहत। करा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा है कि कब हुआ था। तो अभी ये पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह 2015 में मनाया गया था, जबकि पूरा अभी तक उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। और बड़ा सबसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय को माना जाता है सबसे बड़ा। और पूरा पूछेगा कि कुल न्यायाधीश की संख्या अभी सुप्रीम कोर्ट वाला में तो पूछेगा तो इसमें 34 होते हैं, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अनुमानित रक्षा खर्च है तो ये सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% था। उस वक्त का डाटा है, ये 2015 में परीक्षा हुआ है इसलिए 2014 का डाटा सब पूछा है। तो उस आज भी भारत अब पूरा सैनिक व्यवस्था में तीसरे पर खर्चा करता है। पहला अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो 1975 ईस्वी में भारत ये संघ का ये सिक्किम बना था 22वां राज्य। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1950 में एक संधि हुई थी जिसमें भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मित्रता संधि की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत और नेपाल के बीच फ्री ट्रेड रहेगा, यानी मुक्त व्यापार रहेगा। यहाँ से आने का आपको जाने का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 1, 2, 6, 24 और उसके बाद 120 खाली स्थान अगला अंक क्या होगा? आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड के मूल निवासी थी। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के चुनी गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। एनी बेसेंट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत सबसे अच्छा है गाजर, और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और आंख के लिए सबसे फायदेमंद करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में, इसका ठीक कर दे रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये गाजर है। भारत में जंगली गधे खोड़े खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली गधे। असम के जंगल में एक सिंह गेंडा पाया जाता है। थार में ऊंट
और सुंदरबन में अभी बताया है कि मोर सबसे ज्यादा, इसीलिए इनका नाम भी मैंग्रोव वनस्पति के कारण सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका द्योतक होता है। तो एकाएक गिर जाए तो आंधी और तूफान का सूचक होता है। जब धीरे धीरे ये वर्षा होने की संभावना होती है, जब धीरे धीरे गिरे तो, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होती है। लेकिन अचानक गिर जाए तो आंधी और तूफान का आने का सूचक है। बैरोमीटर स्केल, इसे तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। तो इसमें कहा गया कि कौन नहीं है, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा का, माफी चाहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 25 नंबर का हो जाएगा कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। हालांकि ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। यहाँ पर टोडा जनजाति रहती है। सुंदरबन वृक्ष के कारण पश्चिम बंगाल को मैंग्रोव वन क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। इसमें आपको शक होगा तो इसीलिए बता रहे हैं। ये डेल्टा है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है जीवमंडल, इसमें नहीं है मन्नार की खाड़ी। और इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण होता है वायरस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ये ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा प्रशांत महासागर से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर, प्रशांत महासागर से संबंधित है। ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के आंतरिक हलचल गैस से होती है। ज्वालामुखी के विस्फोट से जल वाष्प, गैस, मैग्मा आदि निकलता है। भारत में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप सुप्त ज्वालामुखी है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा जांच जो होता है ये आपका एड्स की जांच करने के लिए होता है। कभी कभी आपको एलिसा का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ई से होता है एंजाइम, एल से होता है लिंकेज, और आई से होता है इम्यूनोसोर्बेंट, और ए से होता है एसे। और एड्स का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका होता है ए से एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, और डी से डिफिशियंसी, और एस से होता है सिंड्रोम। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंगूरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा का जो ऊन है ये प्राप्त होता है आपको खरगोश से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो सबसे अधिक ये बदलता रहता है, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा हमको प्याज प्राप्त होने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है महाराष्ट्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है तो ये महाराष्ट्र ही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक रखता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सर्वग्राही होता है। यही कह रहा है कि सर्वग्राही, ग्राहता मतलब कि सब लेता है, और सबको देने का कहता तो वो हो जाता, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। रक्त के खोज पूछेगा तो रक्त की खोज करता है कॉल लर्नड स्टीनर। ये कब किए थे तो 1900 ईस्वी में किए थे। ए बी रक्त समूह की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए बी रक्त समूह में ए और बी दोनों रक्त एंटीजन पाया जाता है, इसीलिए इसमें सर्वग्राही कहा जाता है। जबकि ओ जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आपका इसमें हो जाएगा सेब लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे के पारद पर सतह पर तैरेगी, क्योंकि घनत्व इसका कम होता है, और जब घनत्व कम होता है तो ऊपर की ओर तैरता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि लोहे की गेंद पारद या मरकरी में भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो पारे या पारद के सतह पर तैरती है। याद रखिएगा। 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है। तो ये श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे 20,000 से कम की आवृत्ति को अश्रव्य तरंग कहते हैं, यानी जो अवश्रव्य रहेगा
इसी को कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से कम रहता है। 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति ध्वनि को इसी को ऑडिबल यानी श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति के होता है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ये कुत्ता, चमगादड़, ये सब कुछ हैं जो सुन सकते हैं। कह 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। तो 3 ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक होता है। आप अगर खाद के बोरा देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है। तो इसमें कहा गया है कि कौन उर्वरक का सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगर आप खाद के बोरा देखते हैं तो उसमें आप साफ साफ लिखा रहता है 3 तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का रासायनिक उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग होता है। उर्वरक होता है मृदा के बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को मृदा का उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, उसे उर्वरक कहते हैं। यानी मिट्टी को जो संरक्षण को हमेशा सहायता प्रदान करता है उसे ही उर्वरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दही का खाटापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको भी मालूम होगा। दही खाटापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दही का खाटा लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और पूछेगा साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये संतरा और नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर ऐसे ही पूछ दे कि एस्टिक एसिड पाया जाता है तो ये सिरका में पाया जाता है एस्टिक एसिड। कह डेसिबल की प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है। तो अभी बताएं आपको कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाया जाने वाला है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। अगर आपको संरचना बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। बाह्यमंडल होता है सबसे ऊपर जो 640 किलोमीटर के ऊपर होता है। आयनमंडल होता है 60 से 640 किलोमीटर के बीच में। उसके बाद ओजोन मंडल होता है, तो ये होता है 32 से 60 किलोमीटर के बीच में। समताप मंडल होता है 18 से 32 किलोमीटर के बीच में। और क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल का इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। तो हमें पूछा है कि ट्रोपोस्फीयर से ऊपर, तो ट्रोपोस्फीयर से ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर। कहा कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस नियमित है। तो कैल्शियम की आवश्यकता हमें हड्डियों के विकास के लिए होता है और कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है तथा हड्डियों में ट्राई कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 के होल 2 पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा डी, यानी मांसपेशियों का कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों का विकास करने में होता है। इसमें आपको चारों में चुनना है, तो ये हड्डियों का विकास में होता है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसे होता है, हड्डियों के विकास करने में होता है। और कौन सा इसमें होता है, तो हड्डी के ट्राई कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम की जगह कब को फास्फोरस भी दे देता है, तो उसको भी आपको टिक करना होता है। इसमें माफी चाहेंगे कि ऑप्शन डी बोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम है बी और सी। और बी और सी, बी का नाम है थायमिन और सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें बी आपका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है डी में, तो 119 का आपका आंसर हो जाएगा डी। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनल, विटामिन डी का कैल्सीफ्लोर और विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है। तो ये 3 महीने निर्धारित की गई है। बिहार कर्मचारी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कहेंगे तो यही पंचायती राज अधिनियम है, इसलिए पढ़ के जाइएगा और आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। जो वीडियो देखेंगे उनको सफलता आराम से मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अवधि 3 महीने होनी चाहिए। पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान का 73वां संशोधन लाया गया था। 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 40 में संविधान में गांधी दर्शन माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब इसके आगे कर रहे हैं कलम एक्स और वाई को मिलान करें। तो मिलान करने के लिए कृष्ण कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर से के पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है और कृष्ण इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। सबका बता दे रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपको 1 का डी। दूसरा कर है गोदावरी। तो गोदावरी नासिक जिले में महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से निकलती है, तो इसका हो जाएगा आपको नासिक, बी हो जाएगा, सी है
गोदावरी का नासिक से निकलती है। और ये पूछा गया है कि गोदावरी की लंबाई कितना है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका लंबाई होता है 1465 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का है, तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सांगपो असम से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका तीसरा का। और चौथा पूछा है कि नर्मदा, तो नर्मदा विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इसका लंबाई है 1312 किलोमीटर। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र की टोटल पूछा जाएगा तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश और चीन दोनों और देशों में बहती है, तो इसलिए इसका अब आंसर एक ही बचेगा, उस समय आपको मार सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ए। आइए इसका कलम देख लेते हैं। तो इसमें कलम में मिलान करने का आएगा तो पहला का डी होगा, दूसरा का सी, तीसरा का बी और चौथा का ए, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी का न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए, तो इसका होना चाहिए 7। यानी अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी के न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए, तो 7, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का उल्लेख है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कराए कि ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति के गठन किनसे किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो, तभी ग्राम सभा के एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति के गठन कर सकती है। इस समिति के गठन इनमें से कम ऐसे व्यक्ति हो जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सही नहीं है। तो ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया के चुनाव करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यही गलत है। बाकी ये सब सही है कि निर्वाचन के मत में बराबरी की स्थिति में विजेता को निर्णायक लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक का उप मुखिया का चुनाव करेगा। ये सब सही है। उप मुखिया के निर्वाचन के मुखिया मतदाता नहीं होगा, इसलिए सही है। इसमें कहा गया है कि सही नहीं चुनना है, तो सही नहीं आपको ऑप्शन नंबर ए। उप मुखिया के चुनाव मुखिया मतदाता होगा। उप मुखिया जो होता है उसमें मुखिया मतदाता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद को परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, तो ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा, तभी अपने आवेदन को परित्याग कर सकता है और उस पद से हट सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है, तो ये 10वीं अनुसूचित में है दल बदल, और इसी से दल बदल विरोध संबंध रखता है। दल बदल कानून लागू किस पर होता है, तो ये सांसद एवं विधायक पर लागू होता है। ये कौन सी अनुसूची और कब, तो 1985 ईस्वी में लाया गया था और राजीव गांधी सरकार ने इसको लाया था 52वां संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची में। और कब आया था, तो 1985 में। उस वक्त राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन बाद। यानी ये दोनों सदन रोक भी सकते हैं, तो ऑटोमेटिक 14 दिन तक रोकेंगे और ये स्वतः पास हो जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन से लाया गया था। और मौलिक कर्तव्य पूछता है कि किस देश से लिया गया है, तो ये रूस देश से लिया गया है। अनुच्छेद 51A में स्थित है और 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में लाया गया था। अब तक 10 मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। एक अब इसमें जोड़कर 11वां था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में कि शिक्षा 1 से 10 तक बच्चे को मूल शिक्षा दी जाएगी जो फ्री होगा। यानी सरकारी स्कूल में कोई भी गार्जियन पढ़ा सकते हैं, उनका मूल अधिकार
मूल कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, मूल कर्तव्य है। अभी तक हमारे संविधान में, अभी वर्तमान में पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11। पहले 10 थी और एक लाया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 2002 में। मौलिक कर्तव्य पूछता है कि कौन कौन है, तो इसका भी जानकारी होना चाहिए आपको, क्योंकि ऑप्शन में 4 देकर और फंसाने की सोचे तो फंसेंगे नहीं। एग्जामिनर को चालाकी लगाना, आपको याद करना है। पहला है कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह संविधान के पालन करे और उसके आदर्श का संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान को आदर करे। यानी किसी भी जगह पर राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज और अपने आदर्श के नियम को पालन करे और भारत नागरिक है। तब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने का उच्च आदर्शों का हृदय से संजोई रखे और उनका पालन करे। तीसरा कह रहे हैं कि भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करे और देश में अक्षुण्ण रखे। देश की चौथा कह रहा है देश की रक्षा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों को समरसता और समान मातृत्व की भावना को निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परस्पर को महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन भी करे। सातवां है, आठवां कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानवर्धन की भावना का विकास करे। नौवां कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां, माता पिता का संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना जरूरी है। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दे 6 से 14 वर्ष तक स्कूल में भेजकर। ये कब किया गया था, तो 6वां संशोधन किया गया था। अगर कहेंगे तो इसका फिगर भी डाल देंगे, यानी चित्र लिख कर यहाँ पर डाल देंगे, लगा देंगे। पूछा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है, तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है। कह रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है, तो ये आपका हो जाएगा 130 का ए हो जाएगा कि अनुसूची 1 जो है, इसमें अनुसूची 1 में अधीन आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। नए राज्य के प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 1 के अधीन आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का निर्माण हुआ था। और तेलंगाना की राजधानी बता दें कि अब हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि पूछा गया है कि नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था अनुच्छेद 1 के तहत। करा निम्नलिखित में कौन सा राज्य पार्टी है, तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी जब थी तो उस वक्त राज्य की पार्टी थी। अब सब पार्टी, ये सब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, अब राज्य की नहीं रही है, अब देश की पार्टी है। वर्तमान में अध्यक्ष इनका मायावती है बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसी राम, इनके पिताजी 1984 ईस्वी में किए थे। और उस वक्त चुनाव चिन्ह हाथी छाप था। और ये चुनाव आयोग का अनुच्छेद होता है कि किस अनुच्छेद में स्थित है, तो चुनाव आयोग 324 में। और सभी पार्टी को यही मान्यता देता है कि कौन राज्य की पार्टी है और कौन देश की पार्टी है। इसका फैसला चुनाव आयोग करता है। पूछ रहा है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मालवंकर जी, जो ये सबसे पहले चुने गए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, वर्तमान में 6 राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों में है। उन्हें आंध्र प्रदेश, अब पहले जम्मू कश्मीर में था तो वहाँ से हट गया। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। और पूछेगा कि विधानसभा के, तो विधानसभा का बिहार में 243 और विधान परिषद को पूछेगा तो 75 सीट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के अनुमानित आबादी कितना है, तो अनुमानित आबादी कहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 10 करोड़। ये 2011 की जनसंख्या के प्रति है। पूछेगा कि पुरुष जनसंख्या कितना था, तो 5,42,78,157 था। जबकि महिला जनसंख्या पूछेगा तो 4,98,21,295 था। जबकि ग्रामीण पूछेगा प्रतिशत तो 88.71% था। जबकि शहरी पूछेगा तो 11.29% था। 10 की वृद्धि यानी 2001 के और 2011 के बीच में जनसंख्या कितना बढ़ा है, तो 25.42% बढ़ा हुआ है। समानता विधानमंडल में, अगला क्वेश्चन, समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की
होनी चाहिए। तो आपको पूछा है कि कितनी होनी चाहिए, तो समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन की सदस्य की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी में कि 1/3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार के राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार राज्य में कुल जिला पूछेगा तो 38 जिला है। 38वां जिला का नाम पूछेगा तो अरहर है। अरहर आप दाल भी खाते हैं तो उसी से याद रखिएगा कि अरहर दाल है। बिहार में प्रमंडल की संख्या पूछेगा तो 9। बिहार में पूछेगा कुल जिला पूछा है तो 38, लेकिन पुलिस जिला पूछेगा कि बिहार में कुल पुलिस जिला कितना है तो ये 40 है। अनुमंडल पूछेगा तो 101 है। और प्रखंड पूछेगा तो आपको बताना होगा 534। और नगर निगम पूछेगा तो ये पूछेगा तो बिहार में नगर निगम की संख्या 17 है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा तय करती है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। जबकि पूछ सकता है आपके कि भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1914 ईस्वी में किया गया था। जबकि पूछेगा डुरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कब खींचा गया था, तो आपको हो जाएगा 1893 ईस्वी में खींचा गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। पूछा है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो ये हुआ था फीफा 2014 के ब्राजील देश में हुआ था। और पूछेगा कि विजेता कौन था, तो हुआ था 12 से 13 जुलाई के बीच में। और विजेता होगा तो जर्मनी। और उप विजेता पूछेगा तो अर्जेंटीना। लेकिन आपको ये पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब 2014 साल नहीं रहा। अब पूछेगा हर 4 साल पर होता है फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप। तो ये 14 के बाद 18, तो 18 वाला रूस में हुआ था। इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमें 2018 के बाद 4 2022, तो 2022 वाला पूछेगा हमको। तो 2022 में पूछेगा तो ये कतर में हुआ था। पूछेगा कि 2022 वाला कहाँ हुआ था, तो कतर में। अगर पूछने वाला होगा तो 2026 वाला पूछ लेगा, तो 26 वाला हुआ था अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। यही दोनों आप याद रखेंगे, 22 वाला और 26 वाला। हर 4 साल पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर हमने ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन अब ये भी पूछने वाला नहीं है। पूछेगा अब हाल ही में चर्चा में है चंद्रयान 3। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। जहां पर सफल लैंडिंग हुआ था उस जगह का नाम है शिव शक्ति या तिरंगा पॉइंट, उसका नाम दिया गया है। पूछा है कि उस देश का इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो अभी आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये म्यांमार हो जाएगा, क्योंकि चीन में और बांग्लादेश और भारत ये तीनों में गुजरती है, लेकिन म्यांमार से नहीं गुजरती है। इसका कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 916 किलोमीटर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। आपका आंसर हो जाएगा सी। किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो किनन स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। ईडन गार्डन जो है कलकत्ता में स्थित है। बाराबती स्टेडियम है जो कटक उड़ीसा में स्थित है। और बेबरोन और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। चेन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में और ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये स्थित है कानपुर में। लेकिन हमसे पूछा गया है किनन, तो किनन हमें जमशेदपुर यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फिजी की राजधानी कौन सी है। तो फिजी की राजधानी देखिए सुआ है और इसका नाम बहुत आसान है। सुआ आप देखे हैं देहात में आमतौर पर तो सुआ को, और भारत में तो जानबे करते हैं फिजी का राजधानी क्या है, सुआ। और पूछेगा ये सब किसका राजधानी है, तो देखिए पोर्ट लुइस जो राजधानी है ये मॉरिशस की पोर्ट लुइस होता है। सूरीनाम देश की राजधानी होता है पराम मरीबो। और इसका पूछेगा कि ये किसका देश का नाम है, तो ये सेंट विसेंट का राजधानी है किंगस्टन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुदरक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। कुचिपुड़ी किस प्रदेश की लोक नृत्य है। तो याद करिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है कि कुचिपुड़ी अंधेरे में खाई, यानी कांचा पूड़ी अंधेरे में खाई लेला अंजोरा में ना। तो इसीलिए याद कर लीजिएगा कुचिपुड़ी किस प्रदेश के लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश के।
ऐसे और सारा है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, ये भी याद रख लीजिएगा। और लोहड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन नहीं है। तो गोरा जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गोदान गबन रंगभूमि ये तीनों मुंशी प्रेमचंद का ही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गोरा। अगला पूछा है कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मिलित निम्नलिखित में से किन्हें मिला है। तो 2014 का पूछा है, हालांकि अब तो नहीं आएगा, लेकिन तो भी जान लेना है कि एस.आर. तेंदुलकर और सी.एन. राव यानी सचिन तेंदुलकर और सी.एन. राव को मिला हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, एस.आर. तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर और सी.एन. राव। अगला क्वेश्चन अब जो पूछने वाला है हमसे पूछेगा कि सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था। तो यह मिला था राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण को मिला था। और भारत रत्न की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी। तो 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भोपाल में ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि आपको इस चैनल पर सारा वीडियो कंप्लीट किया जाएगा। पूरा दुकमानी का सेट हो, एडिटोरिया का हो, सारा का कराया जाएगा। जो विषय आपको कमज़ोर होगा उस पर कमेंट करेंगे तो उसे भी अगले टॉपिक में कवर कर लिया जाएगा।